हेलो, हाँ जी। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अ वेरी गुड मॉर्निंग। अभी तो फिलहाल गुड मॉर्निंग ही है। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है। अभी मैं आपको अभी बताती हूँ कितनी सी बैड न्यूज। मैंने ये लेक्चर अभी अभी रिकॉर्ड किया था, 1 घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड किया था, इतना अच्छा, इतनी मेहनत से। और मैंने देखा मेरा माइक ही ऑफ था और मैं लगी हुई हूँ और बाद में इतना दुख हुआ, लेकिन कोई नहीं। आपके लिए फिर से स्टार्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जी, हम क्या पढ़ रहे थे? हमने पढ़ा था हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, क्लास 10th का एक चैप्टर जो हमारे टर्म 2 में आएगा। और उसकी वेटेज भी काफी अच्छी खासी है। अभी मैं फिर से चेक करती हूँ कि मेरी आवाज आ रही नहीं है, नहीं आ रही। आवाज आ रही है, हाँ जी आवाज आ रही है। ठीक है। तो फिर हमने क्या देखा था? हमने 90% इसको कवर कर लिया था, बचा 10%। 10% का 5% पोर्शन है अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो हम आज पढ़ेंगे। और साथ ही साथ एक और टॉपिक है जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव है। तो हम क्या कहेंगे? पहला है अपना, तो जी मैं येलो कलर लेती हूँ ना, वो येलो येलो डर्टी फेलो पहले करते थे ना। चलें जी, ये क्या है अपना? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर हम क्या पढ़ेंगे? फिर हम पढ़ेंगे अपना सेकंड टॉपिक, वो क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्या पढ़ेंगे? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके। फिर मैं आपको 2 एक्स्ट्रा टॉपिक बताऊंगी जो आपके एग्जाम में तो नहीं आएंगे, लेकिन वो आपके प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप जिस फेज में है वो प्यूबर्टी की फेज है। मतलब आपकी अभी प्यूबर्टी चल रही है। आप अभी उतने मैच्योर नहीं हुए हैं कि आप अपने लाइफ के कुछ एक ऐसे डिसीजन ले सके जो आपकी लाइफ टाइम आपको अफेक्ट करेंगे। और आपकी अंडरस्टैंडिंग, एक जो ह्यूमन है, बी इट अ बॉय बी इट अ गर्ल, ओके, उसकी यहां से स्टार्ट होती है कि वो आगे की लाइफ कैसे जिएगा। अगर आप इस टाइम भटक गए, इस टाइम आपने गलत रास्ते को चुन लिया, तो आप लाइफ टाइम पछताएंगे। मान लो आपने गलत रास्ते को चुन लिया है और आपने 5-6 साल आपके वेस्ट किए आपने इस सब में, लेकिन बाद में आपको अक्ल लग गई कि भाई ये मैं तो गलत था। तो आपके 5-6 साल कभी वापस नहीं आ सकते। इंसान का टाइम जो गुजर गया वो गुजर गया। उसके बाद में हम रिग्रेट कर सकते हैं, हम खुद को समझा सकते हैं कि भाई हमें आगे बढ़ना है। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि कुछ गलतियां हैं जो हर एक इंसान करता है अपनी इस एज में, मैं आपको उनको समझा सकूं, आपको बता सकूं कि हमारी सोसाइटी एक बहुत बड़ी थ्रेट को भी फेस कर रही है। वो है चाइल्ड सेक्स अब्यूज। समझ रहे हैं आप सब? आजकल आप सभी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आपने देखा है कि भाई क्या क्या हो रहा है बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ। बहुत सारी चीजें हो रही हैं। हमें उस सब की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि हम इंडिया के रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं। अगर हमारी गवर्नमेंट इतने अच्छे अच्छे एक्ट ला सकती है हमारी प्रोटेक्शन के लिए, हम हमसे छोटे हमारे भाई बहन हैं या फिर कोई भी जो छोटे बच्चे हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए, तो हमारा भी फर्ज है कि हम गवर्नमेंट का भरपूर साथ दें, उनको समझें। और हम जहां पर भी देखें कि किसी बच्चे के साथ या फिर किसी के भी साथ, किसी लड़के के साथ, किसी लड़की के साथ किसी भी तरह की या फिर पब्लिक हैरेसमेंट हो रही है, या फिर उसके घर में उसके साथ कोई कुछ गलत कर रहा है, तो हम उसके अगेंस्ट आवाज उठा सकें। बिकॉज मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, मैंने अपनी लाइफ से एक ही चीज सीखी है अब तक तो, कि इंसान अगर खुद के लिए ही स्टैंड ना ले सके तो वो क्या दूसरों के लिए स्टैंड लेगा। हमें अपने लिए स्टैंड लेने की आदत डालनी चाहिए। हमें दूसरों पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। मैं एक शाय टाइप की, खुद एक शाय टाइप की लड़की थी। पहले मैं नॉर्मल बिहेवियर की थी, लेकिन बाद में कुछ रीजन से मैं भी थोड़ी ऐसे कंजर्वेटिव सी हो गई थी। लेकिन मैंने फिर खुद को, मुझे सपोर्ट मिला अच्छे लोगों का और मैंने उसको आगे बढ़ने की कोशिश की। और साथ ही साथ मैंने ये डिसाइड किया कि मैं खुद के हक के लिए तो डिसीजन ले ही सकती हूँ।
तो ये चीजें हमें हर एक इंसान को सिखानी चाहिए। हमसे छोटे हैं, बड़े हैं, कई बार हमसे बड़े होते हैं, वो भी गलतियां कर देते हैं, हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है लेकिन बड़ों को नहीं होती, तो हम उनको समझा सके। तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, वो है सेक्स एजुकेशन। क्या है? सेक्स एजुकेशन। अपने पार्लियामेंट में एक बिल जरूर पास होने वाला है, वो क्या है कि हर एक स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन, वहां पर सेक्स एजुकेशन मैंडेटरी होनी चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए। वो क्या है? सेक्स एजुकेशन का। उसमें हम बच्चों को बता सकें कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, या फिर आपके साथ कोई कुछ गलत कर रहा है, कोई भी हैरेसमेंट कर रहा है, बीट योर टीचर, बीट योर रिलेटिव, कजन्स, कोई भी अननोन, किसी भी तरह की हैरेसमेंट हर तरह की हो सकती है, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल और सोशली भी हैरेसमेंट हो सकती है। आज का टाइम सोशल मीडिया का टाइम है, तो आपको उससे भी बच के रहना है। तो मैं आपको क्या बता रही हूँ, उसके बाद में हम पढ़ेंगे चाइल्ड सेक्स एब्यूज। हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपकी लाइफ का ये ज्यादा से ज्यादा या फिर कम से कम मैं आपको बताऊं तो कम से कम ये आपका 30 to 40% लाइफ के कुछ डिसीजंस को लेने में आपकी जरूर हेल्प करेगा। आप यकीन मानिए, आपके लिए ये टॉपिक लाइफ टाइम तक का एक सबक रहेगा। आप ये टॉपिक जरूर देखें। अगर आपका पढ़ने में इंटरेस्ट है, नहीं है, तो भी दोनों लोग आप इन टॉपिक्स को जरूर देखिएगा। ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी लाइफ को काफी हद तक अफेक्ट करते हैं। तो चले जी, हम अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं, जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऐसे करते थे ना पहले, कॉपी की जाती थी ऐसे ऐसे, तो मैं भी कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको पढ़ा रही हूँ इसी पेन से, गिर गया तो इसलिए दुख तो आता ही है। चलें जी, हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या होता है, हम पहले क्या पढ़ेंगे। जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या होता है, तो हम क्या देखेंगे, उसके अंदर होती है टेस्टिस। देखो, एक टेस्टिस के लिए हम क्या लिखेंगे, TESTIS। ये क्या है? अपनी टेस्टिस। एक टेस्टिस की बात करेंगे तो क्या आएगा? टेस्टिस। ठीक है। अगर हम दो टेस्टिस, याद करो, टेस्टिस जो होती है वो दो होती है। टेस्टिस कितनी होती हैं? दो होती हैं। तो प्लूरल के लिए वर्ड यूज करेंगे हम, टेस्टिस। मैं एक बार इसको फिर से मिटा के अच्छे से लिख देती हूँ, टेस्टिस। ओके जी, पहला क्या है? टेस्टिस। और अगर हम प्लूरल की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे? टेस्टिस। आ रही है बेटा समझ में? ओके जी। और बुक्स में लिखा होता है सिंगुलर के लिए ये, प्लूरल के लिए ये। ठीक है। फर्स्ट क्या था अपना? टेस्टिस। सेकंड क्या है? कुछ एक पाइप्स होती हैं। कुछ एक क्या होती हैं? पाइप्स होती हैं। पाइप्स क्या है? पहली है वास डिफरेंस। क्या है? वास डिफरेंस। फिर है अपनी यूरेथ्रा। अब आप सोचोगे मैम यूरेथ्रा तो यूरिन को लेके जाती है, तो हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूरेथ्रा क्यों पढ़ रहे हैं? ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसका रीजन भी आपको बताऊंगी। तो यूरेथ्रा भी क्या है अपना? यूरेथ्रा भी हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। वो कैसे है, क्यों है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर एक मस्कुलर ऑर्गन होता है मेल्स के अंदर, जहां से यूरिन पास होता है, उसको बोलेंगे हम पिनिस। क्या बोलेंगे हम? पिनिस। तो ये क्या है? पिनिस। ये क्या है? पिनिस। आ रही है बच्चों समझ में? ये क्या है? पिनिस। फिर आता है अपना थर्ड, वो क्या है? एक्सेसरी ग्लैंड्स। क्या है? एक्सेसरी ग्लैंड्स। मतलब कि ऐसी ग्लैंड्स जो क्या सिक्रीट करेंगी? कुछ केमिकल्स को सिक्रीट करेंगी, और वो केमिकल्स हमारे इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, हमारे स्पर्म के लिए हेल्पफुल है। वो कैसे हेल्पफुल है वो हम अभी देखेंगे। पहले आप नाम याद करो उन एक्सेसरी ग्लैंड्स के। पहला नाम है सेमाइनल वेसिकल, दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड, और एक और ग्लैंड होती है जो लॉलीपॉप जैसी होती है, ऐसी होती है वो ग्लैंड। इसमें दिख रही होगी, देखो ये आपको दिख रही है, ये देखो, ये
ये दिख रही है आपको, ये क्या है, ये हमारी है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। मैं आपको इतना भी आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं पढ़ा रही, आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत, यूट्यूब पे बहुत ज्यादा कंटेंट है, लेकिन आपको वही पढ़ना है जो आपको बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करने में हेल्प करे और आपकी अंडरस्टैंडिंग को भी डेवलप करे, ठीक है। तो हम उतना ही पढ़ेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल है, जिसमें आप अपने पूरे में से पूरे मार्क्स ले आ सके। तो देखें एक्सेसरी ग्लैंड्स में कितनी ग्लैंड्स आती है, 3। पहली कौन सी है, सेमाइनल वेसिकल, दूसरी है बल्बोयूरेथ्रल और तीसरी है प्रोस्टेट ग्लैंड। आई समझ में बच्चों? ओके जी, अब हम चलें आगे, तो चलते हैं आगे। तो देखो जो अपनी टेस्टिस है, जो टेस्टिस है मेल्स के अंदर, वो ऐसे ही नहीं पड़ी, ये क्या है, अपनी टेस्टिस है। ओके, ये जो टेस्टिस है ये एक पाउच में है, ये टेस्टिस किस में है, एक पाउच में है, और इस पाउच का नाम क्या है, इस पाउच का नाम है स्क्रोटम। क्या है, स्क्रोटम। जैसे एक तरह से मानो एक थैला है, थैले के अंदर टेस्टिस है जो अंडे की शेप की हैं, उनको उसके अंदर डाल के लटकाया हुआ है। और एक बात मैंने आपको बताई थी, जो फीमेल के अंदर यूट्रस होता है वो उनकी बॉडी के अंदर होता है, जबकि जो टेस्टिस होती हैं वो मेल की बॉडी से बाहर एक थैले में लटक रही होती है, ठीक है। उस थैले का नाम क्या है, उस थैले का नाम है स्क्रोटम। उस थैले का नाम क्या है, स्क्रोटम। ओके बच्चों, हाँ जी, आई समझ में। अब क्वेश्चन ये आता है, अब ये क्वेश्चन क्या है अपने माइंड में, पहला क्वेश्चन ये आया कि वाई। हमने ये तो पढ़ लिया कि ये बाहर है, तो कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि फीमेल के अंदर जो उसका यूट्रस है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो कहाँ है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसकी बॉडी के अंदर है, तो मेल के अंदर नेचर ने इसको बाहर क्यों रखा, टेस्टिस जो थी उनको बाहर क्यों रखा, तो इसका रीजन अभी हम पढ़ेंगे। वो रीजन क्या है, देखो अपनी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर, अपनी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है अपना 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जो अपना स्पर्म है, स्पर्म को अगर बनना है, स्पर्म को अगर बनना है उसको टेम्परेचर कितना चाहिए, उसको चाहिए 34.5 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस। दैट इज इससे कितना कम है, ये 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम है। तो हम रीजन क्या है, देखो रीजन ये है कि स्पर्म को अगर प्रोड्यूस होना है, स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए ऑप्टिमम मतलब कि अच्छा टेम्परेचर कितना है, 34.5 से लेके 35 डिग्री सेल्सियस, जबकि हमारी बॉडी के अंदर का नॉर्मल टेम्परेचर कितना मेंटेन रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम टेस्टिस को हमारी बॉडी के अंदर रखते, अगर नेचर हमारी टेस्टिस को हमारी बॉडी के अंदर रखती, तो ये टेम्परेचर कभी मेंटेन नहीं हो पाता, क्योंकि हमारी बॉडी का, पूरी बॉडी का अंदर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन रहता है। आई बच्चों समझ में? ओके, तो हमें टेम्परेचर को क्या करना है, कम करना है। इसीलिए क्या रखा नेचर ने, इनको एक थैले में डालकर बॉडी से बाहर लटका दिया, ताकि इतना टेम्परेचर इसको मिल सके, कितना 34.5 से 35 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर इसको मिल सके, और उसके मेल के अंदर स्पर्म्स प्रोड्यूस हो सके। आ रही है बच्चों समझ में? ओके, तो हमसे पूछें कि स्पर्म कहाँ प्रोड्यूस होंगे, देखो स्पर्म कहाँ प्रोड्यूस होंगे, ये जो टेस्टिस थी, टेस्टिस के अंदर क्या है, ऐसे ऐसे ट्यूब्यूल हैं। क्या है? ट्यूब्यूल, मतलब कि बहुत ज्यादा कोइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इन सेल्स के अंदर। ये जो ट्यूब्स हैं, ये मान लो ट्यूब है, ठीक है, मैंने एक ट्यूब का थोड़ा सा डायग्राम वो किया, बड़ा किया, तो इसके अंदर क्या होती है, सेल्स। क्या होती है इसके अंदर? सेल्स। और ये जो सेल्स है, ये जो सेल्स हैं, ये क्या करेंगी, मियोसिस। क्या करेंगी? मियोसिस।
और इन ट्यूब्यूल का नाम तुमसे कोई पूछे कि टेस्टिस के अंदर जो हाईली कोइल्ड ट्यूब्यूल है उनका नाम क्या है, इन ट्यूब्यूल का नाम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या नाम है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर सेल्स होती हैं, वो सेल्स क्या करेंगी? मियोसिस। क्या करेंगी? मियोसिस। और मियोसिस करके क्या प्रोड्यूस करेंगी? स्पर्म। क्या प्रोड्यूस करेंगे बच्चों? स्पर्म। तो हमसे पूछे कि स्पर्म कहाँ प्रोड्यूस होते हैं तो हम कहेंगे टेस्टिस के अंदर, और हमसे पूछे टेस्टिस के अंदर कहाँ प्रोड्यूस होते हैं तो हम कहेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। इसीलिए हमने नेचर ने क्या किया, टेस्टिस को बॉडी से बाहर लटका दिया है ताकि उसका इतना टेम्परेचर मेंटेन रहे और स्पर्म की सिंथेसिस अच्छे से हो सके। ओके, तो हम लाइन पढ़ते हैं। क्या लाइन है? टेस्टिस मतलब दीज आर का मतलब ये है टेस्टिस। देखो इसमें लिखा हुआ है टेस्टिस आर द साइट ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन। हमें पता चल गया स्पर्म कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? टेस्टिस में। और टेस्टिस के अंदर कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? तो बेटा हम क्या कहेंगे? वो प्रोड्यूस होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। ओके जी, चलें। टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। देखो ये जो अपना पेट के नीचे का ये अपना रीजन है, पेट वाला और नीचे वाला, थोड़ा सा नीचे वाला, इसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल कैविटी। तो इसने क्या कहा? ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है। किसमें? स्क्रोटम में। स्क्रोटम क्या था? पाउच था। स्क्रोटम क्या था? एक पाउच था, थैला था, जिसके अंदर क्या है? टेस्टिस। क्यों ये बाहर है? बिकॉज sperm formation require a lower temperature than the normal body temperature, because जो sperm है वो तभी बनेंगे जब टेम्परेचर क्या होगा? हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम होगा। और कितना कम होना चाहिए? वो कम होना चाहिए हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक कम होना चाहिए, तभी स्पर्म सिंथेसिस होगी। चलें, आ रही है समझ में बच्चों? अब आते हैं आगे। देखो टेस्टिस क्या करेंगी? टेस्टिस क्या करेंगी? टेस्टिस के दो फंक्शन है बच्चों। कितने फंक्शन है? दो फंक्शन है। कौन कौन से? पहला फंक्शन है टेस्टिस का स्पर्म का बनाना। वो क्या बनाएंगी? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म्स को बनाएंगे बच्चों। और दूसरा फंक्शन क्या है? एक हार्मोन को रिलीज करना जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम है? टेस्टोस्टेरोन। पहले टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन को बनाएगी। ऐसा नहीं है स्पर्म बनेगा फिर टेस्टोस्टेरोन, ऐसे नहीं होगा। पहले टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन को बनाएगी और टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस के अंदर ऐसे चेंजेस लाएगा कि वो क्या प्रोड्यूस कर सके? स्पर्म प्रोड्यूस कर सके। आई समझ में? तो टेस्टिस सबसे पहले क्या बनाएंगी? एक हार्मोन को बनाएंगी जिसका नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन फिर इसके अंदर अपनी जो टेस्टिस है उनके अंदर चेंजेस लाएगा और उनकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की सेल्स क्या प्रोड्यूस करेंगी? स्पर्म्स को प्रोड्यूस करेंगी। एक बात तुम्हें पता होगी, पिट्यूटरी को हम क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। क्यों बोलते हैं इसको मास्टर ग्लैंड? बिकॉज ये हमारी बॉडी में जितनी भी ग्लैंड्स हैं, ये हमारी बॉडी में जितनी भी ग्लैंड्स हैं, बीट थायराइड, एड्रिनल, थाइमस, पेंक्रियास, जितनी भी ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनके फंक्शंस को कंट्रोल कौन करती है? पिट्यूटरी। जब तक पिट्यूटरी उन्हें कमांड नहीं करेगी कि भाई तुम अपने हार्मोन्स को रिलीज करो, तब तक वो अपने हार्मोन्स को रिलीज नहीं करती। तो यहां भी हमें पता है कि टेस्टिस तब तक टेस्टोस्टेरोन को रिलीज नहीं करेगी जब तक इसको क्या ना मिले? मैसेज ना मिले। किससे? पिट्यूटरी से। तो पिट्यूटरी किसको मैसेज भेजेगी? पहले टेस्टिस को। किसको भेजेगी? टेस्टिस को। वो मैसेजेस क्या हैं? वो मैसेजेस हैं दो हार्मोन जिनका नाम है FSH एंड LH। आपको ये नाम याद करने की फिलहाल तो जरूरत है नहीं, बट कोई बच्चे अगर मैं FSH और LH की फुल फॉर्म नहीं बताऊंगा कहेंगे मैडम को आती नहीं थी।
होते हैं, हम भी ऐसे थे जब टीचर बताते नहीं थे, हम कोई क्वेश्चन पूछते थे कहते थे ये आउट ऑफ सिलेबस है, ऐसे है, तो हम कहते थे सर को तो आता ही नहीं है, सर अच्छे नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। तुम भी सोच रहे होंगे मैडम को तो आता नहीं है, चलो जी मेरे को आता है, ठीक है। तो मैं बताऊं तुम्हें, बताऊं, चलें जी। क्या बता रही थी मैं, टेस्टिस के अंदर सॉरी जो पिट्यूटरी है वो दो मैसेजेस क्या है, वो हॉर्मोन्स की फॉर्म में दो मैसेजेस भेजेंगी जिसका नाम है एफएसएच और एलएच। एफएसएच का फुल फॉर्म क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके बच्चों, और एलएच की फुल फॉर्म है ल्यूटिनिजिंग हार्मोन, क्या है, ल्यूटिनिजिंग हार्मोन। तो पिट्यूटरी क्या करेगी, दो मैसेजेस को भेजेगी जिनका नाम है एफएसएच और एलएच। ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों किसको कहेंगे, ये दोनों टेस्टिस को कहेंगे कि भाई तू टेस्टोस्टेरोन बना। क्या कहेंगे, पिट्यूटरी बहन तू क्या सॉरी टेस्टिस बहन तू क्या बना, टेस्टोस्टेरोन बना। और जैसे ही टेस्टोस्टेरोन बनेगा ये क्या करेगा, टेस्टिस के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट करवा देगा। तो हम क्या कहेंगे, इसका फ्लो चार्ट बनाते हैं कैसे कंट्रोल होता है। तो हम क्या कहेंगे, पहले क्या है, पिट्यूटरी, क्या है, पिट्यूटरी। ओके, पिट्यूटरी ने क्या रिलीज किया, एफएसएच और एलएच। ये मैसेज कहां पे गए, ये गए टेस्टिस पे। टेस्टिस ने क्या रिलीज किया, टेस्टिस ने रिलीज किया टेस्टोस्टेरोन। क्या रिलीज किया, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, अब पूछोगे टेस्टोस्टेरोन को कौन सी सेल्स प्रोड्यूस करती हैं, तो मैं फॉर यूर एक्स्ट्रा नॉलेज में नाम बता देती हूँ उनका नाम है लैडिग सेल्स। तो ये एलएच और एफएसएच कहाँ एक्ट करेंगे, लैडिग सेल्स पे एक्ट करेंगे, और वो क्या प्रोड्यूस करेंगी, टेस्टोस्टेरोन। ये जो लैडिग सेल्स होती हैं ये कहाँ होती है, ये मैं बताती हूँ। ये जैसे ट्यूब्यूल्स, ये मान लो अपनी सेमिनिफेरस क्या है, ट्यूब्यूल है। इन ट्यूब्यूल के अंदर तो वो सेल्स हैं जो किसको प्रोड्यूस करेंगी, स्पर्म को। लेकिन जो इन ट्यूब्यूल्स के बीच में जो गैप है, जो इन ट्यूब्यूल्स के बीच में क्या है, ये गैप है, इन गैप के बीच में क्या होती है, इन गैप के बीच में होती है लैडिग सेल्स। क्या होती है, लैडिग सेल्स। तो ये एलएच और एफएसएच, ये टेस्टिस के अंदर जो लैडिग सेल्स है उन पे एक्ट करेंगे, और उन पे एक्ट करने के बाद क्या, ये लैडिग सेल्स क्या बनाना शुरू कर देगी, टेस्टोस्टेरोन। क्या प्रोड्यूस करेंगी, टेस्टोस्टेरोन। और जैसे ही टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन आएगा तो होगा क्या, क्या प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, स्पर्म प्रोड्यूस होने शुरू हो जाएंगे। आई बच्चों समझ में, हमने क्या बोला, पहले पिट्यूटरी दो मैसेज डालेंगी। क्या मैसेज डालेंगी, उनका नाम है एफएसएच और एलएच। एफएसएच और एलएच कहां जाएंगे, टेस्टिस में। टेस्टिस में जाने के बाद ये किनको ढूंढेंगे, लैडिग सेल। लैडिग सेल्स कहां प्रेजेंट है, जो ट्यूब्यूल्स के बीच में गैप है वहां पे प्रेजेंट है। ये लैडिग सेल्स क्या बनाएंगी, टेस्टोस्टेरोन बनाएंगी। और जैसे ही ये टेस्टोस्टेरोन बनाएंगी, ये टेस्टोस्टेरोन क्या कहेगा टेस्टिस को, अरे भाई अब तू क्या बना, स्पर्म को बना। तो स्पर्म जेनेसिस, स्पर्मोजेनेसिस क्या हो जाएंगी, शुरू हो जाएगी। ओके बच्चों, हाँ जी, चलें जी, अब हम पढ़ते हैं अपना आगे। ओके, अब हम क्या देखेंगे, कौन सा ये ले, ब्लू रेड ब्लू 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 ब्लू, ये ले लेते। देखो ये क्या है अपनी टेस्टिस, ये क्या, सॉरी ये क्या है अपना स्क्रोटम। ये क्या था अपना स्क्रोटम। ओके, स्क्रोटम के अंदर ये क्या है अपनी टेस्टिस। क्या है ये, ओवल शेप, अंडे की शेप की क्या है, टेस्टिस। ओके, आ रही है समझ में, ये क्या है अपनी टेस्टिस। अब टेस्टिस के अंदर क्या थी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या थी, ये क्या थी इतनी सारी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से क्या निकलेंगी, बहुत सारी एक डक्ट निकलेंगी, वो डक्ट आके एक डक्ट बनाएंगी।
इन डक्ट्स का नाम याद करना जरूरी नहीं है, कोई कहेगा मैडम बताओ, तो हम कहेंगे रेटे टेस्टिस, वास डिफरेंशिया, एपिडिडर्मिस। देखो क्या करेंगे, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ पे सिक्रेशन को डालेंगी, ट्यूब्स के अंदर, जिनका नाम है रेटे टेस्टिस। ठीक है, रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस कहाँ जाएंगी, रेटे टेस्टिस अपने स्पर्म को कहाँ भेज देगी, ये भेज देगी वास इफ्रेंशिया। कहाँ पे, वास इफ्रेंशिया। वास इफ्रेंशिया के बाद ये किस में डालेंगे अपने सिक्रेशन को, एपिडिडाइमस। ये तुम्हें याद करने कोई जरूरी नहीं है, सच में कोई जरूरी नहीं है, ये तुम 12th में पढ़ोगे, ये सीक्वेंस उधर है, एग्जाम में आता भी है, नीट में, तो किसी को याद करना है तो अभी कर सकता है। ठीक है, तो ये एपिडिडाइमिस किस में डालेगी, वास डिफरेंस में। किस में, वास डिफरेंस में। ये वास डिफरेंस वर्ड तुम्हारे एनसीईआरटी में है, तुम्हारे सिलेबस में है, तो इसलिए तुम्हें इसको तो पढ़ना ही होगा, कॉमन सी बात है। तो ये क्या है, वास डिफरेंस। ये वास डिफरेंस कहाँ जाएंगी अब, कहाँ जाएंगी अब, ये जाएगी यूरेटर के पास। कहाँ जाएंगी, यूरेटर के पास। ये क्या है, यूरेटर, सॉरी ये क्या है अपना यूरेटर, और ये क्या है अपना यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ पे क्या कलेक्ट होता है मेल के अंदर, यहाँ कलेक्ट होगा सुसु। सुसु मतलब यूरिन, क्या कलेक्ट होगा यहाँ पे, यूरिन कलेक्ट होगा। ओके, अब यहां से क्या है अपना यूरेटर, ये क्या है अपना, ये यूरेटर आए थे, ये अपनी है यूरेथ्रा। क्या है ये, यहां से जो पाइप आ रही है उसका नाम है यूरेथ्रा। ये क्या है अपने आगे की यूरेथ्रा। ठीक है, अब ये यूरेथ्रा में मिल, ये जो अपना वास डिफरेंस था, ये यूरेथ्रा में मिलने से पहले क्या करेगा, ये पहले सिक्रीशन लेगा। ये क्या लेगा, पहले सिक्रीशन लेगा, किसके, ये है अपनी सेमाइनल वेसाइकल। ये सेमाइनल वेसाइकल को कहेगा कि भाई तू अपने सिक्रीशंस को पहले मेरे अंदर डाल, फिर मैं आगे जाऊंगा। तो इसने क्या किया, ले भाई तू ले जा। यहाँ पे स्पर्म आए, स्पर्म के साथ किसका सिक्रीशन है, सेमाइनल वेसाइकल का। अभी किसके अंदर ओपन होगी, ये है यूरेथ्रा। ये क्या है, यूरेथ्रा। ये वाली पाइप क्या थी, यूरेथ्रा। और ये छोटी सी डक्ट है, इसका नाम क्या है, इजैकुलेटरी डक्ट। मतलब वास डिफरेंस ओपन इनटू यूरेथ्रा एज अ इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, वास डिफरेंस जब यूरेथ्रा के अंदर एंटर करेगी तो उसके जो वास डिफरेंस के जो पोर्शन है, उस पोर्शन को हम बोलेंगे इजैकुलेटरी डक्ट। इस इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर क्या क्या है, इस इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर जो स्पर्म बनाया है टेस्टिस ने वो है, प्लस में सेमाइनल वेसाइकल ने जो भी सिक्रीशन डाला था वो। ठीक है, अब ये किससे अटैच होगी, यूरेथ्रा से। अब यूरेथ्रा से अटैच होने के बाद ये क्या करेगी, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड थी इसके सिक्रीशंस को लेंगी। फिर ये आगे बढ़ेगी, ये कहेगी भाई बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड तुम भी अपना सिक्रीशन डालो, तो इसके अंदर डाल देगी। अब ये सारा मिक्सचर किस किस का मिक्सचर आया है, ये मिक्सचर है तीन तो ग्लैंड्स, तीन तो है ग्लैंड्स प्लस अपना है स्पर्म। ये क्या है, इन तीनों का क्या आया है, इन चारों का मिक्सचर। तीन तो ग्लैंड थी, एक अपना स्पर्म, ये इसका मिक्सचर आया है और इस मिक्सचर का नाम क्या है, सीमन। क्या है, सीमन। जब भी स्पर्म बाहर आता है अकेले बाहर नहीं आता, वो साथ में व्हाइटिश फ्लूइड को लेके आता है। उस व्हाइटिश फ्लूइड के साथ जो स्पर्म का मिक्सचर है उसको हम क्या बोलेंगे, सीमन। क्या बोलेंगे, सीमन। आई समझ में। अब ये सीमन जो है ये कहां से आएगा, यूरेथ्रा। कहां से आएगा, ये यूरेथ्रा। आई समझ में, कहां से आएगा, ये यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा के थ्रू ये बाहर निकल जाएगा। बाहर ये पीनिस, ये क्या थी अपनी पीनिस, पीनिस से अपना सीमन का निकलना, पीनिस से सीमन का निकलना क्या कहलाता है, इजैकुलेशन। क्या कहलाता है, इजैकुलेशन। आई बच्चों समझ में क्या बताना चाह रही हूं कि अपनी जो टेस्टिस थी, टेस्टिस के अंदर क्या थी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ने क्या प्रोड्यूस किया, स्पर्म प्रोड्यूस किया। फिर ये स्पर्म कहाँ गए, स्पर्म गए रेटे टेस्टिस में। फिर कहाँ गए, ओरडक्ट्स में, जिनका नाम क्या था, वासिफ्रेंशिया। वासिफ्रेंशिया के बाद ये कहाँ गए, एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस से फिर ये सिक्रीशन कहाँ गए, वास डिफरेंस। अब ये वास डिफरेंस स्पर्म को टेस्टिस से कहाँ लेके जाएगी, अंदर, मतलब बॉडी के अंदर,
जहां पर अपना क्या है यूरिनरी ब्लैडर, वहां तक लेके जाएगी, वहां तक ये क्या करेगी अपना जो यूरेथ्रा है उसके अंदर अटैच हो जाएगी। लेकिन इससे पहले ये क्या लेगी, सिक्रीशन लेगी किसके, सेमाइनल वेसाइकल के, और फिर एक डक्ट बनाएगी, उसका नाम क्या है, इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, अब फिर ये किससे सिक्रीशन लेगी, प्रोस्टेट ग्लैंड से और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से, और इन तीन ग्लैंड्स का मिक्सचर प्लस स्पर्म, इसको हम क्या बोलेंगे, सीमन। क्या बोलेंगे, सीमन। और जब ये बॉडी से बाहर आएगा तो ये रास्ता क्या है, इसका रास्ता है यूरेथ्रा। इसका रास्ता क्या है, यूरेथ्रा। तभी मैंने तुम्हें बताया था कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है क्या, यूरेथ्रा, बिकॉज यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन भी आता है। यूरिन तो आता ही है, नॉर्मल अपन यूरिन करते हैं, जो मेल यूरिन करते हैं वो किसके थ्रू आएगा, यूरेथ्रा के थ्रू। लेकिन साथ के साथ यूरेथ्रा के थ्रू क्या आएगा, स्पर्म भी आएगा, मतलब सीमन भी आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा का दूसरा नाम पता है क्या है, यूरेथ्रा का दूसरा नाम क्या है, यूरियोजेनाइटल डक्ट, यूरिनोजेनाइटल डक्ट। ये वर्ड किसके लिए यूज हुआ है, अपने यूरिन के लिए। ये किसके लिए यूज हुआ है, ये सीमन के लिए, मतलब स्पर्म के जर्म सेल के लिए ये यूज हुआ है। तो हम क्या कहेंगे, यूरेथ्रा क्या है, कॉमन पैसेज। क्या है, कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड सीमन। मतलब यूरेथ्रा एक ऐसा रास्ता है, मतलब मेल के अंदर जो यूरेथ्रा है उसके थ्रू सीमन भी आ सकता है जब वो सेक्सुअली एक्टिव होंगे, और उसके थ्रू नॉर्मली क्या आता है, अपना यूरिन आता है। जबकि फीमेल के अंदर रास्ते अलग अलग है, फीमेल के अंदर यूरिन का रास्ता अलग है और वेजाइना अलग है। ठीक है, वेजाइना क्या है, जो यूट्रस तक जाती है, वो क्या है, कैविटी है। और यहाँ ये क्या है अपना ये क्या है अपना स्पिंचर, ये होल है। और यहाँ से क्या आती है अपनी यूरेटर आती है, सॉरी यूरेथ्रा आती है, और यूरेथ्रा से फीमेल का यूरिन आता है। जबकि मेल के अंदर यूरेथ्रा से यूरिन भी आएगा और क्या आएगा, अपना जो सीमन है वो भी आएगा। आई समझ में। अब तुम सोचोगे कि भाई जब यूरिन करते हो तो उसमें स्पर्म नहीं आता। अरे नहीं, स्पर्म या फिर सीमन तभी रिलीज होगा जब वो सेक्सुअली एक्टिव है। ठीक है, और जब वो सेक्सुअली एक्टिव होता है तब एक कुछ टाइम के लिए, जब तक वो सेक्सुअली एक्टिव है, कुछ टाइम के लिए उसका जो यूरिन है वो यूरेथ्रा के थ्रू आना बंद हो जाता है, और उस टाइम उसके रास्ते में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, अपना सीमन निकलेगा। ठीक है, जब सेक्सुअली एक्टिव होगा तब क्या निकलेगा, सीमन निकलेगा। जब नॉर्मल है, नॉर्मल लाइफ में है, तब क्या होगा, उसके अंदर से यूरिन आएगा। लेकिन रास्ता तो एक ही है, वो क्या है, यूरेथ्रा। इसके थ्रू यूरिन भी आ सकता है, और क्या आ सकता है अपना, इसके साथ साथ क्या आ सकता है, इसके साथ साथ आ सकता है अपना यूरिन और सीमन। ठीक है, अब ये देखेंगे, अब ये जो ग्लैंड पढ़ाई थी मैंने, ये जो ग्लैंड्स थी उनके फंक्शन क्या है। देखो, ये जो ग्लैंड जो होती है वो क्या करती है, वो एक फ्लूइड को रिलीज करती है, वो फ्लूइड है। ठीक है, ये फ्लूइड जो है कैसा होता है, एल्केलाइन। कैसा होता है, एल्केलाइन। एल्केलाइन का मतलब क्या है, एल्केलाइन का मतलब है वो होता है बेसिक। क्या होता है बच्चों, वो बेसिक। ये बेसिक क्यों है, ये एसिडिक क्यों नहीं है, अब इसका रीजन देखते हैं। देखो, अपना जो फीमेल होती है, जो फीमेल होती है उनकी जो वेजाइना है, उनकी जो वेजाइना है, वेजाइना का पीएच एसिडिक रहता है। कैसा रहता है, एसिडिक रहता है, क्योंकि उसकी वेजाइना के अंदर क्या होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं। फीमेल की वेजाइना के अंदर कुछ यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, कुछ एसिड प्रोड्यूस करते हैं। बिकॉज वेजाइना को अगर हेल्दी रखना है तो उसका पीएच एसिडिक मेंटेन करके रखना जरूरी है। इसलिए कहते हैं कि फीमेल का जेनाइटल हाइजीन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर उसका ये हाइजीन बैलेंस नहीं है और उसका जो वेजाइना का पीएच है वो एसिडिक नहीं है, तो उसको बहुत ज्यादा इन्फेक्शंस के और बीमारियों के चांसेस उसको बढ़ जाते हैं। और एक्चुअल में आजकल वी वॉश हो गया, क्लीन एंड क्लियर वॉश हो गया, ये बहुत सारे वॉश आते हैं जो फीमेल यूज करती हैं, बिकॉज
हमारे उस पीएच को मेंटेन करना क्या है, जरूरी है। लेकिन स्पर्म जो है, स्पर्म अगर एसिडिक इन्वायरमेंट में आएगा तो वो मर जाता है। स्पर्म अगर एसिडिक इन्वायरमेंट में आएगा तो वो क्या कर जाएगा, मर जाएगा। इसीलिए ये ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करती है, ये सिक्रीट करती है एल्केलाइन पीएच। ये एल्केलाइन पीएच सबसे पहले क्या करेगा, देखो बेसिक प्लस एसिडिक, इसका पीएच कैसा था, एसिडिक, और इन्होंने क्या सिक्रीट किया था, बेसिक, और ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। मतलब अब स्पर्म को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, किसमें, वेजाइना के अंदर, बिकॉज ये जो सेमाइनल फ्लूइड, ये जो फ्लूइड इन ग्लैंड्स ने रिलीज किया था, ये जो फ्लूइड था वो एल्केलाइन था। इसने क्या किया, वेजाइना की एसिडिटी, वेजाइना की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर दिया और स्पर्म के लिए रास्ता क्या कर दिया, आसान कर दिया। और इस फ्लूइड का, ये जो ग्लैंड्स है, ये जो फ्लूइड रिलीज करती है, उसमें एक फंक्शन क्या है, इसके अंदर होती है फ्रक्टोज। क्या होती है, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का क्या होती है, शुगर होती है। जैसे हम ग्लूकोज होती है वैसे ही फ्रक्टोज होती है। ये क्या है, शुगर है। और शुगर से हमें क्या मिलती है, एनर्जी। क्या मिलती है बच्चों, हमें एनर्जी। तो ये स्पर्म को क्या प्रोड्यूस, क्या देगा, ये स्पर्म को देगा एनर्जी। क्या देगा, एनर्जी। बिकॉज स्पर्म इतना छोटा, स्पर्म का डायमेंशन इतना है और इसको डिस्टेंस कवर करनी है अप्रोक्सीमेटली 6.5 मीटर। 6.5 मीटर इस दीवार से भी बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। तो सोच के देखो, ये हमें दिख भी नहीं रहा, ये स्पर्म हमें दिख भी नहीं रहा और इसको इतनी लंबी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। एक तरह से ये मान लो एक इंसान को 1000 किलोमीटर ट्रेवल करना है, तो कॉमन सी बात है उसको रास्ते में भूख लगेगी, खाना चाहिएगा, एनर्जी चाहिएगी, तभी वो दौड़ सकता है। तो सेम ऐसे ही स्पर्म को इतनी डिस्टेंस चलना है तो उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, जो ग्लैंड्स ने क्या किया था, फ्लूइड डाला था, उस फ्लूइड के अंदर इन्होंने खाना भी डाला था स्पर्म के लिए। वो खाना किसकी फॉर्म में था, फ्रक्टोज की फॉर्म में। और स्पर्म क्या करेगा, इस फ्रक्टोज का यूज करके एनर्जी लेगा, फ्रक्टोज का यूज करके एनर्जी लेगा। एक बात मैं तुम्हें बताती हूँ फॉर योर इंक्रीज योर नॉलेज, जो होता है रेप टेस्ट। रेप टेस्ट, वो रेप टेस्ट कैसे होता है कि देखो हमारी बॉडी में नॉर्मली फ्रक्टोज कहीं नहीं पाई जाती। हमारी बॉडी में नॉर्मली फ्रक्टोज कहीं नहीं पाई जाती, फीमेल में तो नहीं पाई जाती। अगर कोइटस हुआ है, अगर कोइटस हुआ है या फिर उसके साथ रेप हुआ है तो होगा क्या, जो तो कॉमन सी बात है कि अगर कोइटस हुआ है तो उसके अंदर क्या गया है, सीमन गया है। उसके अंदर क्या गया है, सीमन गया है। सीमन के अंदर क्या थी, फ्रक्टोज। तो होता क्या है, जो वेजाइना का सैंपल लेते हैं, वेजाइना के अंदर से सफाई करते हैं, कॉटन बड से सैंपल लेते हैं और उस सैंपल को लेबोरेटरी में भेजते हैं। अगर उस लेबोरेटरी के सैंपल में, जो हमने सैंपल भेजा है, अगर लेबोरेटरी कहती है कि इसके अंदर फ्रक्टोज है, इसका मतलब क्या है, उस फीमेल के साथ रेप हुआ है। तो रेप टेस्ट एक्चुअली में ये होता है कि अगर उसकी वेजाइना के अंदर आपको फ्रक्टोज मिल रही है, अगर उसके सैंपल में फ्रक्टोज टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है उसका रेप हुआ है। और अब हम आगे क्या पढ़ेंगे अपना, अब हम पढ़ेंगे आगे अपना स्पर्म की स्ट्रक्चर। देखो स्पर्म की स्ट्रक्चर क्या है, इसके पास होती है टेल। टेल के थ्रू ये क्या करता है, मूव। टेल के थ्रू क्या करता है, ये मूव। इसके पास है मिडल पीस। मिडल पीस में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। कॉमन सी बात है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, फ्रक्टोज से जो एनर्जी रिलीज हुई है उसको एटीपी में कन्वर्ट करेगा और इस एटीपी का यूज करके टेल क्या करेगी, मूव करेगी। फिर आता है इसके पास हेड होता है। इसके पास हेड के ऊपर क्या होती है, कैप होती है। उस कैप का नाम है एक्रोसोमल कैप। क्या नाम है जिसका, एक्रोसोमल कैप। और इसके अंदर क्या है, एक बड़ा सारा न्यूक्लियस है जिसके अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल। इसके अंदर क्या है, जो मेल ने स्पर्म प्रोड्यूस किया है उसका डीएनए इसके अंदर है। ठीक है, और इस सारे पोर्शन को क्या बोलेंगे हम, हेड। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अपना सेक्स डिटरमिनेशन। क्या पढ़ेंगे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे सेक्स डिटरमिनेशन। सेक्स डिटरमिनेशन, अब हम देखेंगे कि बच्चा जो होता है उसका सेक्स डिटरमाइन कैसे होता है। ठीक है बच्चों, आ रही है समझ में आपको, बालू रज के मेरे। चलो जी,
अब हम पढ़ते हैं। देखो फीमेल को हमने शो किया ऐसे, मेल को शो किया हमने ऐसे। ओके बच्चों, देखो हमारे अंदर ह्यूमंस के अंदर चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, होते हैं हमारे पास 46 क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम। आपकी या फिर मेरी बॉडी की हर सेल के अंदर फिलहाल क्या है? 46 क्रोमोसोम्स हैं। क्या है? 46 क्रोमोसोम है। इसमें से 44 प्लस फीमेल के अंदर है XX और मेल के अंदर है XY प्लस 44। देखो इन 44 को बोलेंगे हम ऑटोसोम। क्या बोलेंगे? ऑटोसोम। ये भी क्या हुए? ऑटोसोम। देखो ऑटोसोम क्या है? देखो चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसकी 2 आंखें हैं, बाल हैं, हेड हैं, फिंगर्स हैं, 5 उंगलियां उनके हैं, 5 उंगलियां हमारे हैं, पैर हैं, और क्या है? स्टमक है, किडनी है। बहुत सारी चीजें हैं जो मेल और फीमेल में क्या है? कॉमन है। क्या है? कॉमन है। तो 90% चीजें एज अ बॉडी स्ट्रक्चर मेल और फीमेल में क्या है? कॉमन है। ये किसकी वजह से है? इन 44 क्रोमोसोम। मतलब कि मेल और फीमेल में ये क्या होते हैं? सेम होते हैं। लेकिन मेल को मेल, फीमेल को फीमेल कौन बनाता है? जैसे मेल के अंदर पीनिस है, टेस्टिस है, फीमेल के अंदर ब्रेस्ट डेवलपमेंट है, यूट्रस है, और बहुत सारी चीजें हैं। ये उनके अंदर कैसे हैं? ये कौन डिटरमाइन करता है? ये डिटरमाइन करते हैं ये क्रोमोसोम। कौन करते हैं? ये क्रोमोसोम। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं हम? सेक्स क्रोमोसोम। बिकॉज ये क्या डिटरमाइन कर रहे हैं? सेक्स। क्या डिटरमाइन कर रहे हैं? सेक्स। क्या बोलेंगे हम? सेक्स क्रोमोसोम। जब रिप्रोडक्शन होना है, जब रिप्रोडक्शन होना है मतलब कि जब स्पर्म प्रोड्यूस होता है, जब ओवम प्रोड्यूस होता है, तब होता क्या है? ये मान लो अपनी फीमेल है, ये मेल है, इसके अंदर 44 प्लस XX है, इसमें 44 प्लस XY है, तब इनका नंबर क्या हो जाता है? हाफ। क्या हो जाता है? हाफ। जब मियोसिस होती है तो मियोसिस से क्या प्रोड्यूस होगा? एग या फिर ओवम। तो होगा क्या? ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे? हाफ। 44 का हाफ 22, और इनको हाफ हाफ में डिवाइड करेंगे तो x ही आएगा। तो फीमेल में जितने भी ओवम प्रोड्यूस होंगे वो क्या होंगे? उनके पास क्या होगा? 22 प्लस x। फिर आता है अपना मेल। मेल के अंदर मियोसिस होगी, क्या प्रोड्यूस होगा? अपना स्पर्म। तो इसके पास क्या होगा? इसका हाफ करेंगे 22 प्लस x आ सकता है कईयों के पास, 50% चांसेस है कि किसी के पास x आए। फिर किसी के पास क्या आ सकता है? y भी आ सकता है। तो 50-50% चांसेस है कि ऐसा हो। देखो फीमेल के अंदर जितने भी एग प्रोड्यूस होंगे उनके अंदर क्या होगा? X क्रोमोसोम ही होगा। लेकिन मेल के अंदर जो स्पर्म प्रोड्यूस होंगे उसमें 50% चांसेस क्या है? उसके 50% चांसेस है कईयों के पास 22 प्लस X क्रोमोसोम हो, कईयों के पास चांसेस क्या है कि 22 प्लस Y क्रोमोसोम हो। ठीक है। अब हुआ क्या? अब ये स्पर्म मेल से फीमेल के अंदर क्या हो गए? रिलीज हो गए। तो देखो इसके पास तो सारे के सारे थे, ये फीमेल थी, फीमेल के पास थे ये फादर है, ठीक है, ये मतलब इनके हस्बैंड है, ठीक है। 22 प्लस X है इनके पास, कईयों के पास, और कईयों के पास है 22 प्लस Y। मान लो इतने स्पर्म्स में से ये स्पर्म ही इसके पास पहुंच पाया, 50% चांसेस तो यही है कि भाई ये स्पर्म इसके पास पहुंच जाए। तो होगा क्या? 22 प्लस 22 44 प्लस X, और ये भी क्या आ गया? X। ठीक है। अगर मान लो ये जीता, मान लो ये जीत गया और ये इसके पास पहुंच गया, 50% चांसेस तो ये भी हैं। ठीक है। हुआ क्या? 22 प्लस 22 44, और X और Y। आई समझ में बच्चों? ओके। अब हमें पता है ये क्या होगी? फीमेल। ये क्या होगी? फीमेल। और ये क्या होंगे? मेल। मतलब अगर ये वाला स्पर्म पहुंचेगा तो उनको क्या होगा? बेटा होगा। अगर ये वाला स्पर्म पहुंचेगा तो उनको क्या होगी? बेटी होगी।
तो आपने कहीं पे देखा कि फीमेल के बस में था कुछ? फीमेल के बस में कुछ नहीं था। वैसे तो मेल के बस में भी कुछ नहीं था, वो थोड़ी ना चाहता है कि मेरे को ये वो जो होता है वो तो होता ही है। लेकिन आज के टाइम में तो अब इतना नहीं हो रहा, लेकिन पहले टाइम में क्या होता था, फीमेल को ब्लेम किया जाता था, फीमेल को ब्लेम किया जाता था जस्ट बिकॉज कि उसको लड़कियां हो रही है। क्या हो रही है? उनको लड़कियां हो रही है। तो वो कहते थे भाई ये तो लड़कियां पैदा कर रही है, लड़का इसको पैदा नहीं हो रहा, चलो भाई तेरी दूसरी शादी करवा देते हैं। तो उस आदमी की दूसरी शादी कर देते, दूसरी शादी कर देते तो फिर होना क्या था, उसके फीमेल के तो बस में है ही नहीं, तो वापिस लड़कियां भी हो सकती है, उसे हो जाती कईयों के। फिर तीसरी कितनी शादियां करवाओगे? करवा तो नहीं सकते ना इतनी शादियां। तो एक्चुअल में बात क्या है कि फीमेल को हम ब्लेम नहीं कर सकते बेटा होने के लिए या बेटी होने के लिए। अब तुम कहोगे क्या मेल को ब्लेम करें? नहीं, हम मेल को भी ब्लेम नहीं कर सकते, फादर को भी ब्लेम नहीं कर सकते कि इसको बेटा है या बेटी है, उसके बस में थोड़ी ना है। उसने थोड़ी ना कहा है कि भाई स्पर्म तू ये वाला जीत, वो कहेगा भाई तू ये वाला जीत, ऐसा नहीं है। ये सब नेचुरल प्रोसेस है, ये रेस है स्पर्म की। जो स्पर्म जीतेगा, मतलब कम से कम 300 मिलियन, मतलब इतने लाखों करोड़ों स्पर्म रिलीज होते हैं एक टाइम में, उनमें से एक ही जीतेगा। तो सोच के देखो, ये फादर के भी बस में नहीं है कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। लेकिन हमारे सोसाइटी में जो फीमेल को ब्लेम किया जाता है वो बिल्कुल गलत है, बिकॉज फीमेल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, फीमेल के बस में कुछ भी नहीं है। तो हमें फीमेल को ब्लेम नहीं करना चाहिए, ठीक है। आज के टाइम में हमारी गवर्नमेंट इतने अच्छे अच्छे इनिशिएटिव ले रही है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सब वो फीमेल को बचाना चाह रही। अभी हमारा डाटा आया था हरियाणा का, हमारा ये जो स्टूडियो है ये हरियाणा का ही है, तो हमारा जो हरियाणा का अभी डाटा आया था, एक टाइम ऐसा था जब मैं 6th-7th क्लास में थी, तब हम सुनते थे, इतनी चीजें सुनते थे कि वहां पे फीमेल को मार दिया, करनाल में, कैथल में, कभी पंचकुला, ये अंबाला, मतलब जो गांव थे, खाप पंचायतें होती थी पहले बहुत ज्यादा, तो फीमेल को मार दिया जाता था। ऐसे कहते थे भाई वहां पे इतने फिटस मिले, इतना ज्यादा फीमेल फिटसाइड हो रहा था, मतलब कि भ्रूण हत्या हो रही थी फीमेल की। लेकिन अब देखा गया है कि लगभग फीमेल, हमारे जितने भी क्या बोलते हैं एरियाज हैं हमारे हरियाणा के, उनमें फीमेल का नंबर मेल के कंपैरिजन में ज्यादा है। और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हमारे गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव ही इसीलिए लिया था ताकि हम फीमेल को मेल के कंपैरिजन में बराबर ला सके। लेकिन इतना अच्छा हुआ कि फीमेल का नंबर मेल से ज्यादा है। ये सब क्यों हुआ? ये सब हुआ क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बदली है टाइम टू टाइम, हमारी अंडरस्टैंडिंग बदली है टाइम टू टाइम। कैसे? जैसे कि पहले कहते थे कि फीमेल को तो सिर्फ घर का काम करना है, उनको मतलब घर की वो इज्जत है, ये सब कुछ करके जो होता था एक, मतलब एक अलग ही माइंडसेट था। लेकिन आज लोग शहरों में आ रहे हैं, समझ रहे हैं चीजों को कि भाई फीमेल इक्वल अपॉर्चुनिटी के हकदार है। लेकिन आज के टाइम में इक्वल अपॉर्चुनिटी देते देते देखो कि फीमेल कितनी ज्यादा मेल के कंपैरिजन में आगे आ गई, लड़कियां कितनी आगे हैं, हर फील्ड में आगे हैं, ठीक है। तो फीमेल की रिस्पेक्ट करना जरूरी है, मेल की रिस्पेक्ट करना भी जरूरी है। आई एम नॉट सेइंग कि मेल्स मतलब कि मेल की रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, ऑफ कोर्स करनी चाहिए, फीमेल की भी करनी चाहिए। हर एक इंसान रिस्पेक्टेबल है अगर वो खुद उसके दायरे में है। अगर कोई आपसे बदतमीजी कर रहा है, मान लो कोई आपको मतलब मान लो कोई फीमेल है जो बस में है, पीछे कोई बड़ा खड़ा है, बड़ा इन द सेंस कि कोई अंकल है, लेकिन वो आप अगर आपको बैड टच दे रहे हैं, मतलब कि आपको गलत तरह से छू रहे हैं, तो आप उनकी एज के हिसाब से थोड़ी ना उनको रिस्पेक्ट दोगे, आप उनके बिहेवियर की रिस्पेक्ट करो। अगर आप बड़ों की, मैं तो यही कहती हूँ कि आप बड़ों की रिस्पेक्ट मत करो, कभी भी आप बड़ों की रिस्पेक्ट मत करो, आप उनके बिहेवियर की रिस्पेक्ट करो। अगर उनका बिहेवियर एक दायरे में है तो आप उनकी रिस्पेक्ट करो, नो डाउट वो इसके हकदार हैं। लेकिन अगर वो लिमिट को क्रॉस करते हैं तो आपको उनकी रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, आपको उनको उल्टा जवाब देना चाहिए। मान लो कोई फीमेल बस में ट्रैवल कर रही है, पीछे से कोई अंकल है वो उसको छेड़ रहे हैं या फिर उसको गलत टच कर रहे हैं, तो वो क्या चुप रहेगी? नहीं, उसको चुप रहना ही नहीं चाहिए, उसको 2 लपाके देने चाहिए। बिकॉज किसी ने भी किसी को इतना हक नहीं दिया कि कोई किसी को मेंटली इमोशनली हैरेस कर सके, ठीक है। तो अगर कोई भी ऐसा सिस्टम आपको दिखे तो आप उसके अगेंस्ट जरूर आवाज उठाएं। और हमारा चैनल चाहता है कि हम फीमेल को भी, लड़कियों को भी आगे बढ़ाएं। जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते कोचिंग, तो हम चाहते हैं कि हम
उनको अच्छी एजुकेशन दे पाए। देखो यूट्यूब पे कंटेंट तो बहुत ज्यादा है, यूट्यूब पे कंटेंट की कमी नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि हम बेस्ट हैं, बहुत सारे रेपुटेटेड चैनल्स हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनकी वीडियोस भी देखते हैं कई बार कि वो अच्छा पढ़ा रहे हैं, हम उनके लिए अप्रिशिएट भी करते हैं। देखो कंटेंट बहुत ज्यादा है यूट्यूब पे, लेकिन हमें कंटेंट वही पढ़ना है जो हमारे लिए फिलहाल जरूरी है, जो फिलहाल जरूरी है हम उस पर फोकस करेंगे तभी कुछ हो सकता है। अगर हम 10th क्लास में हैं और हम पढ़ रहे हैं बीएससी लेवल का बायो, मतलब कि हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने लग जाएं, तो 4 लेक्चर में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे पढ़ा रही हूँ, तो इस सब का कोई फायदा नहीं है। फिलहाल आप फिलहाल उसी चीज पे फोकस करें जो आपके एग्जाम में आनी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें, हम अच्छी अच्छी स्लाइड्स, ताकि आपको इंटरेस्ट आने लगे, हम अच्छी अच्छी स्लाइड्स आपको दें। तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। सो आप हमें अप्रिशिएट करें, हम आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट हमेशा लेके आएंगे। थैंक यू सो मच। और एक और बात, पढ़ रहे हो ना, पढ़ते रहना है, ठीक है। कभी ऐसे स्किप नहीं करना है कि स्कूल में जा रहे हो, पढ़ाई कर नहीं रहे और फोन में लगे हुए, ऐसा नहीं करना है। हमें फोन का अच्छा यूज करना है। फोन का अच्छा यूज कैसे करना है, हमें प्रॉपर टाइम से पढ़ाई करनी है, हर चीज का टाइमिंग बनानी है। ऐसा नहीं कि आप 12-12 13-13 घंटे सो रहे हो, बिस्तर में पड़े हो, ऐसा भी नहीं करना है। हमें रेस्ट भी चाहिए है, पढ़ाई भी करनी है, इंजॉय भी करना है। तो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, रिस्पेक्टफुल रहना है और अच्छे सिटीजन बन के रहना है। थैंक यू सो मच।